चलो भाई, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो मैं एरो डायग्राम से समझाऊंगा आपको कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है, रिलेशन आपको बताया था क्या होता है लास्ट क्लास में, ठीक है। हाँ बोलो भाई। सर 2.3 करवा दी। आज 2.3 करेंगे भाई। ठीक है सर, ठीक है। देखो यहाँ पे x1, x2, x3, x4 चार एलिमेंट है यहाँ पे है, y1, y2, y3, y4 और a का b के साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रिलेशन x1 का y1 के साथ है, x2 का y2 के साथ है, x3 का y3 के साथ है और x4 का y4 के साथ है, एक रिलेशन ये है, ठीक है। एक रिलेशन में यहाँ पे लिखा, ये a है ये b है, ये x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 x4 x5, यहाँ पे आपका y1 y2 y3 y4 y5, x1 का रिलेशन y1 के साथ, x2 का रिलेशन भी y1 के साथ, x3 का रिलेशन भी y1 के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। एक रिलेशन यहाँ पे लिखा है, ये a है ये b है, ठीक है। x1 x2 x3 x4, यहाँ पे y1 y2 y3 y4, इसका रिलेशन इसके साथ है और इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन भी इसके साथ, ठीक है। या फिर ये वाला एलिमेंट में मिटाई देता हूं, ऐसा है। एक रिलेशन ये a है b है, इधर है x1 x2 x3 x4, यहाँ पे y1 y2 y3 y4, यहाँ पे मैंने चार रिलेशन लिखे हैं और चारों रिलेशन मैंने किससे लिखे हैं, आपका एरो डायग्राम बना के लिखा, ठीक है। ये रिलेशन। अब जो फंक्शन होता है, फंक्शन की डेफिनेशन एक बार हम देखें। फंक्शन की डेफिनेशन आपसे बोलता है, फंक्शन की डेफिनेशन कि आपका ये रिलेशन f फ्रॉम ए सेट a टू b, a से b का एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए इस सेट टू बी फंक्शन को फंक्शन जब कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट b, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आपका कोई भी रिलेशन फंक्शन जब कहलाएगा जब हर एक रिलेशन की जो सेट a है उसके हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी सेट b में। इमेज मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि इमेज क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि x1 की इमेज क्या है तो आप मुझसे कहोगे y1, मैं आपसे कहूँ x2 की इमेज क्या है तो आप मुझसे कहोगे y2। तो रिलेशन ही फंक्शन जब बन जाता है जब सेट a के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सेट b में। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फंक्शन है तो आप मुझसे कहोगे है, क्योंकि x1 x2 x3 x4 सबकी एक एक इमेज है कहाँ पे, सेट b में। तो ये आपका फंक्शन है, ये रिलेशन आपका फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, ठीक है, या सॉरी यहाँ पे आ जाऊं, ये आपका जो नीचे वाला है, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि हर एक फंक्शन मतलब हर एक एलिमेंट की जो सेट ए में है उसकी क्या एक ही इमेज है सेट बी में, तो आप जवाब दोगे नहीं, क्योंकि जो हमारा x1 एलिमेंट था उसकी दो इमेज है यहाँ पे, एक है y1 और एक है y2, ठीक है। एक हमारा एलिमेंट है y1 और दूसरा एलिमेंट है y2, तो x1 की कितनी इमेज हो गई, दो इमेज हो गई। तो ये फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, नॉट अ फंक्शन। अब ये फंक्शन नहीं है तो क्या है, ये एक रिलेशन है, ठीक है। स्पेशल टाइप के रिलेशन को फंक्शन कहते हैं जब हर एक एलिमेंट जो सेट ए में होगा उसकी एक ही इमेज होगी सेट बी में। अगर मैं आपसे कहूं ये फंक्शन है तो इसमें आपका क्या जवाब होगा, नहीं सर फंक्शन नहीं है। ये भी बेटा फंक्शन है। देखो प्रियांशु ये फंक्शन क्यों है, मैं आपसे कहूं कि x1 की इमेज क्या है तो आप मुझसे कहोगे y1, एक ही इमेज है। x2 की इमेज क्या है तो आप मुझसे कहोगे y2, एक ही इमेज है। x3 की इमेज क्या है तो आप मुझसे कहोगे y1, एक ही इमेज है। तो हर एक एलिमेंट जो सेट a में है उसकी एक ही इमेज है y2 में, मतलब b में, ठीक है, एक ही इमेज है।
वो बात अलग है कि y1 की प्री इमेज 3 है, तो प्री इमेज 3 हो, एक से ज्यादा हो चल जाएगा, लेकिन इमेज हर एक एलिमेंट की एक ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक एलिमेंट दो इमेज बना रहा हो। यस सर। तो ये भी आपका फंक्शन कहलाएगा, ओके सर। ठीक है, ये भी फंक्शन कहलाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप मुझसे क्या जवाब दोगे? ये फंक्शन है या नहीं, बताओ। ये फंक्शन है। नहीं है। नहीं है सर। नहीं है सर। ये नहीं है। फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि ये फंक्शन क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि हर एक एलिमेंट सेट ए का, हर एक जो सेट ए का एलिमेंट है उसकी एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे y4 ऐसा है जिसकी एक भी इमेज नहीं। अगर y4 की एक भी इमेज नहीं है भाई, तो ये फंक्शन कैसे हो सकता है? हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, कहाँ पे? सेट बी में, ठीक है। तो सेट बी में देखो इमेज ही नहीं है इसकी, तो x4 की इमेज कहाँ है? इमेज नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये भी फंक्शन नहीं है। तो हमने क्या देखा, फंक्शन वो होगा जिसमें फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर एक इमेज बनाता है, ठीक है, सेट बी के साथ, तो वो फंक्शन कहलाएगा, और एक से ज्यादा बनाता है तो नहीं कहलाएगा। जीरो भी होगी उसकी इमेज तो भी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला था, यहाँ पे x1 की दो इमेज बनी थी, y1 और y2, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं था, लेकिन वही ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि इन तीनों की इमेज एक ही है, लेकिन है तो एक ही इमेज, है ना। प्री इमेज 3 है y1, तो प्री इमेज तो हमें देखनी नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है क्या वो जो रिलेशन बना रहा है वो एक के साथ बना रहा है। अगर एक के साथ रिलेशन बना रहा है तो ठीक है, और एक के साथ रिलेशन नहीं बना रहा तो ठीक नहीं है। आई बात समझ? यस सर। चलो, अब कुछ रिलेशन लिखता हूं मैं, और आप लोगों को बताना है कि वो रिलेशन आपका फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल जितने ज्यादा करोगे, आप एग्जाम्पल से उतने ही ज्यादा समझ सकते हो कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन क्या नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर आएगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो है, एनसीईआरटी में बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं कि इस तरीके के फंक्शन हो सकते हैं। वो आपके उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि ना कराऊं, लेकिन करा देता हूँ, आप समझ जाओगे कि किस किस तरीके के फंक्शन हो सकते हैं। मिटा दें इसे? यस सर। चलो, अब पहले तो मैं कई सारे रिलेशन लिखता हूं, और उन रिलेशन में आपको बताना है कि फंक्शन क्या है और क्या नहीं, ठीक है। मैं 5 आपको फंक्शन लिख के बताऊंगा, आपको बताना है, सॉरी 5 रिलेशन लिख के बताऊंगा, आपको मुझे बताना है क्या वो फंक्शन है या नहीं। चलो, पहला देखते हैं। पहला मैंने रिलेशन लिखा है यहाँ पे 1 2 2 3 3 4, ठीक है। दूसरा रिलेशन मैंने लिखा 1 2 2 2 3 2 और 4 2। अगला मैंने रिलेशन लिखा 1 2 1 3 1 5 2 3, ठीक है। अगला मैंने रिलेशन लिखा 1 2 3 4 4 5 या 5 6 कर लो, 6 5। और अगला रिलेशन मैंने लिखा ये हमारा 1 2 3 4 3 8 5 9, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको रिलेशन लिखे, कई सारे रिलेशन लिखे, और रिलेशन जो लिए गए हैं अगर आप मुझसे कहो तो n क्रॉस n से लिए गए। n क्रॉस n का मतलब क्या होता है कि ये जो रिलेशन है ये सबसेट है n क्रॉस n की, ठीक है। मतलब यहां भी n है और यहां भी n, ठीक है। या फिर ये n क्रॉस n छोड़ो, सिंपल है, ये दे रखा है सिंपल। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। सर पहले दो तो है।
हाँ भाई, थर्ड और प्रियांशु, लास्ट आप वाला बताओ, सर नहीं है। थर्ड और लास्ट वाला पहला फंक्शन है या नहीं, पहला जो रिलेशन है सर, वो फंक्शन है या नहीं? है सर। हाँ भाई है। मैं प्रियांशु से पूछ रहा हूँ, प्रियांशु आप बताओ। चलो, आपको नहीं समझ आ रहा, देखो पहले इसका एरो डायग्राम बना के देखो। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बना तो हो जाएगा, यहाँ पे पहला एलिमेंट जो है वो डोमेन वाला है, तो 1 2 3, और यहाँ पे 2 3 4। एक की इमेज जो है वो 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है। फंक्शन है या नहीं है? है सर। है। अगर आप यहाँ पे एरो डायग्राम ना बनाओ और डायरेक्ट भी लिख दो तो कोई बात नहीं है, फंक्शन माना जाएगा। दिस इज फंक्शन। ठीक है, अगला जो आपका है, ये फंक्शन है या नहीं? नहीं है सर। ये फंक्शन नहीं है। चलो हाँ भाई, आप बताओ मनमीत, ये फंक्शन है या नहीं है? है सर। है। चलो, और कोई है जो बताए कि फंक्शन है या नहीं? देखो, एरो डायग्राम बना लो। सबसे आसान है एरो डायग्राम से समझना, सबसे आसान है। वैसे एरो डायग्राम की जरूरत नहीं है, अगर आप वैसे भी देखो तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका 1 2 3 है और यहाँ पे केवल 2 है, और सबकी इमेज इससे बन रही है। अगर मैं कहूँ आपको कि एक एलिमेंट की कितनी इमेज है, तो आप कहोगे एक ही है, 2। मैं कहूँ 2 एलिमेंट की कौन सी इमेज है, तो आप कहोगे 2, केवल एक इमेज है। 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है। तो ये फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन होगा। प्रियांशु समझ आया कि ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि Yes, हर sir, एक समझ एलिमेंट गया। भाई की एक ही इमेज है। अब इमेज सेम है वो बात अलग है कि सबकी इमेज सेम आ रही है, लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक से ज्यादा इमेज दे रहा हो। ठीक है, अगला वाला बताओ कि ये है या नहीं फंक्शन? सर ये नहीं है। ये वाला नहीं है सर। क्योंकि देखो, आपको एक जो है 2 भी दे रहा है, एक 3 भी दे रहा है, तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हो। एरो डायग्राम से समझ लो, यहाँ पे आ गए 1 और 2, यहाँ पे आ गए 2 3 5 3, 2 3 5। ठीक है, एक जो है वो 2 इमेज दे रहा है, 2 भी दे रहा है, 3 भी दे रहा है, और एक 5 भी दे रहा है और 2 3 दे रहा है। तो ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि एक की भाई एक से ज्यादा इमेज है। चलो, ये फोर्थ वाला पार्ट बताओ, है या नहीं है? सर ये फंक्शन है सर। ये है। ठीक है, अब इसका एरो डायग्राम नहीं बना रहा मैं, आप समझ जाना कि एक की भी 2 इमेज है, 3 की 4 है, 6 की 5 है, सब एक एक इमेज बना रहे हैं, खुश हैं सब एक के साथ। 2 का नेक्स्ट चक्कर वाला नहीं भी होना। फंक्शन है। ठीक है, सर नहीं है नेक्स्ट वाला। हाँ, मैं इधर क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 का चक्कर नहीं होना चाहिए। 2 का चक्कर चाहे लाइफ में हो चाहे मैथ में हो, वो गलती होती है। बिल्कुल ठीक है? सही कह रहे हो सर। तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट वाला है या नहीं है? नहीं है सर। है सर। नेक्स्ट वाला नहीं, क्योंकि नेक्स्ट में 2 का चक्कर है, 3 का 4 के साथ भी और 3 का 8 के साथ भी। 2 नाव पे कुछ चलो कोई बात नहीं, कुछ बोलने वाला था मैं ऐसा जो नहीं बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये सर भी हमारे आपका- साथ तो चल जाएगा, पर कुछ नए बच्चे भी रस में। हाँ हाँ, इसीलिए नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, मिटा दें? Yes, समझ sir. आया आपको फंक्शन अच्छे से? हाँ परवीन Yes, बोलो। sir. सर मैं कह रहा था नोबेल प्राइज नहीं मिलता मैथ वालों को। मैथ वालों को कौन कह रहा है नहीं मिलता भाई? सर मैंने सुना है। ऐसा नहीं है, मिलता है, मिलता भाई। मिलता है, सब में मिलता है सर। सब में मिलता है नोबेल प्राइज। भाई हिंदी इंग्लिश वालों को नोबेल प्राइज मिल जाता है, जो सबसे, मुझे तो सबसे आसान सब्जेक्ट लगते हैं हिंदी और इंग्लिश। सर मैं क्या कह रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स में कुछ करे क्या? भाई फिजिक्स में यार देखो, करने को बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन नोबेल प्राइज आप जाके देखना किन्हें मिला है। उन्हें मिला है जिन्होंने अपनी लाइफ पढ़ाई के नाम दे दी, जिन्होंने अपने सर उसमें का अभी तक किसी को नहीं मिला मेरे ख्याल से। क्या? सर क्वांटम फिजिक्स में अभी नहीं मिला किसी को। क्वांटम फिजिक्स भाई केमिस्ट्री का टॉपिक है, नाम उसमें फिजिक्स जरूर है, लेकिन वो टॉपिक जो है वो हाँ तो सर मैं तो वही कह, आप ही ने बोला फिजिक्स। ठीक है, वो टॉपिक सबसे मुश्किल मतलब सब्जेक्ट जो है वो क्वांटम फिजिक्स ही मानते हैं लोग। मैंने तो पढ़ा नहीं है कभी, मेरा भाई पढ़ता तो वो बताता है कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो सबसे मुश्किल टॉपिक है, वो टीचरों को भी समझ नहीं आता।
ठीक है। और केमिस्ट्री यार कोई सब्जेक्ट है, रटने वाला पूरा सब्जेक्ट है। मुझे तो वो सब्जेक्ट ही ऐसा लगता है, सबसे कम मैंने ना अपनी लाइफ में केमिस्ट्री पढ़ी, और जितनी बार भी मैंने पेपर दिया सबसे ज्यादा नंबर मेरे केमिस्ट्री में ही आए। ठीक है, क्योंकि रटना है, पेपर से 2 दिन पहले रट लो, वही रिएक्शन वही आ जाएगी एग्जाम। ठीक है, खैर बात विवाद हो जाता है इससे, मैं इस टॉपिक पे मेरे भाई से, क्योंकि वो नहीं मानता ऐसा। चलो मिटा दें। यस सर। आप लोग बताओ, आपको कैसा लगता है केमिस्ट्री? बढ़िया लगता है सर, अच्छा लगता है रिएक्शन। सर कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा है। सर समझ तो आता है, सब भाई, अच्छा लगता है, जो अंदर की तुम जो लोगों को ना केमिस्ट्री एटम्स ये थोड़ा सा मेरा भाई पढ़ाता है तो शायद ठीक लग रहा हो या ना लग रहा हो, तुम्हारी बॉन्डिंग होगी, 10th से तुम पढ़ रहे हो। लेकिन जब मैं 9 से पढ़ 11th में रहे आया हैं। था, तो मैं जब 11th में आया था तो मैं कहीं और गया था ट्यूशन। ठीक है, जहां मैं 10th तक नहीं पढ़ता था, केमिस्ट्री में सविता मैम नाम है, उधर गया था। और भाई मैं गवर्नमेंट स्कूल में था और मैं प्राइवेट के बैच में गया था। मतलब सुबह मेरा स्कूल दोपहर का था, तो मैं सुबह ट्यूशन जाना चाहिए था, लेकिन मैं दोपहर में जाता था ट्यूशन, स्कूल की छुट्टी करके। 3 दिन में छुट्टी कर लेता था स्कूल की, और मतलब प्राइवेट वालों के साथ जाता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। ठीक है, सर हम भी chemistry वहीं से होके आए हैं, ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं आया हमें। स्टार्टिंग में अमन पता नहीं कैसे पढ़ रहा है। स्टार्टिंग में 1 महीना तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया चल क्या रहा। जाता था और मैडम लिखवाना चालू कर देती, समझाया कुछ नहीं, बस लिखते रहो। और लिखते लिखते भाई कॉपी तो भर रही थी, लेकिन दिमाग खाली हो रहा था। तो फिर भाई खुद ही देखा कि कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे नहीं पढ़ सकते, खुद ही समझे। और मेरा जो फाइनल बोर्ड का पेपर हुआ था, उसमें 70 में से 60 नंबर आए थे मैथ वो केमिस्ट्री में, क्योंकि 70 का एग्जाम होता है ना। तो 12th में मेरे 60 नंबर थे, और सबसे कम मैंने केमिस्ट्री पढ़ी अपनी लाइफ में। सर हमारा भी करवा दो। भाई केमिस्ट्री पढ़ने के लिए देखो, जो स्ट्रेटेजी भाई मेरे लिए वो होती है ना, मतलब सक्सेसफुल है जो स्ट्रेटेजी मेरे लिए, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी आपके लिए भी सक्सेसफुल हो। हर इंसान को पढ़ने के लिए अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है जो उसके लिए सक्सेसफुल हो। ठीक है, क्योंकि हर आदमी का दिमाग अलग है। ठीक है, मान लो कोई चीज मुझे अलग तरीके से समझ आती है, तुम्हें वो चीज अलग तरीके से समझ आए, है ना। तो तुम खुद बैठो 3-4 घंटे लेके, तुम्हारा बहुत दिमाग खराब होएगा, लेकिन तुम सीख जाओगे कि तुम्हें वो सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है। ठीक है, अगर तुम एक बार ये सीख जाओ ना कि तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है, तो तुम्हें किसी टीचर की जरूरत नहीं है, तुम किताब उठा के खुद भी सीख सकते हो वो सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना ट्यूशन बिना स्कूल के ही वो सब्जेक्ट कर लेते हैं और उनके अच्छे नंबर भी आते हैं और वो समझ भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अब तुम फिजिक्स की किताब खोलोगे, एनसीईआरटी खोलोगे, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है उसमें। एनसीईआरटी में लैंग्वेज ही ऐसी ऐसी दे रखी है फिजिक्स में, फिजिक्स ले लो या केमिस्ट्री ले लो, कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वहीं अगर तुम प्रदीप लेके बैठो और प्रदीप में से धीरे धीरे पढ़ना चालू करो, तो भी तुम्हें समझ आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये पढ़ने की स्ट्रेटेजी हर बंदा अपनी अलग बनाता है, और मैं जो स्ट्रेटेजी बोलूंगा वो शायद तुम्हारे काम आए या ना आए, लेकिन जो तुम खुद स्ट्रेटेजी बनाओगे वो तुम्हारे काम जरूर आएगी 100%। इसलिए भाई खुद टाइम दो पढ़ाई को, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी में। 11th-12th में तो सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कहीं भी बढ़िया बढ़िया जगह ट्यूशन लगवा लो, ठीक है, लेकिन नंबर जब तक नहीं आएंगे जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। मेरे दोस्त ऐसे थे कि उन्होंने 12th में, पता है, उनके ट्यूशन में 5 बार सिलेबस कंप्लीट हो गया था मैथ का। पहली बार उन्होंने क्रैश कोर्स लगाया था और उनका मई तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था। मई में देखो होता ही क्या है लोगों का, मेरा तो 1-2 चैप्टर हुए थे और उनका मई में ही सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन जब भी उनके नंबर, पता है, मेरे से बहुत कम आए, क्योंकि उन्होंने सिलेबस 5 बार कर लिया लेकिन एक बार भी अच्छे से नहीं किया। ठीक है, सिलेबस बेशक एक ही बार करो, लेकिन इतने अच्छे से करो कि बाद में कोई क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछा जाए तो तुम्हारा छूटे ना, या तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तुम ना कर पाओ। एक ही बार करो, लेकिन टाइम लगा के करो कि तुम भूलो ना उस चीज को। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, करने को तो तुम 10 बार भी कर लोगे, लेकिन वही है, भूलते चले जाओगे। एक ही बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, टाइम दे के पढ़ो। ठीक है, चलो मैथ पे आते हैं, बहुत ज्ञान दे दिया आज के लिए। समझ गए बात भाई? और साइंस वाले हो तुम तो साइंस वाले, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ना सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम दो। ठीक है मनमीत और परवीन, क्योंकि तुम्हारा स्कूल का पेपर भी ऐसा आता है। प्रदीप है तुम दोनों पे? सर एसएल अरोड़ा है मेरे पे शायद। ठीक है भाई, एसएल अरोड़ा देखो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन प्रदीप में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत मोटी किताब है, पढ़ने का मन भी नहीं मेरे करता। पास तो कुछ भी नहीं है।
भाई मेरी बात मानो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रदीप ले लो, ठीक है, क्योंकि प्रदीप का होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। एनसीईआरटी वो सर बात मैंने ऐसे तो बोलता है। एनसीईआरटी सर एनसीईआरटी तो समझ ही नहीं आती सर। हाँ सर मैंने तो एनसीईआरटी खोली ही नहीं है अभी तक। भाई खोल के देखना एक दिन खोल के देखना, मेरे कहने से आज ही खोल के देखना, और 1 घंटे पढ़ के देखना कोई भी चैप्टर जो तुम्हें आता हो। तुम्हारा उसी सर चैप्टर में दिमाग काम हो जाएगा क्या है। नहीं समझ आएगा सर। सर हाँ पता है मुझे। हाँ बोलो। सर खोल के देख भी लिया और बंद भी कर दी। हाँ ठीक है, तो ये चीजें होती है यार, इसलिए प्रदीप ले लो भाई, रिफ्रेशर ले लो, क्योंकि रिफ्रेशर के बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैथ में तो देखो जरूरत नहीं है रिफ्रेशर की, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि तुम्हारा स्कूल है तो एक एग्जाम्पलर जरूर ले लेना। वैसे एग्जाम्पलर ठीक है करने का टाइम नहीं सर है। आप बुक वाला बता रहे थे ना कोई, क्या बुक वाला? जो सस्ते में दे देता है। भाई सेकंड हैंड बुक यार, या तो किसी 12th के बच्चे से ले लो 1 साल के लिए पढ़ने के लिए। सर RS अग्रवाल चाहिए तो मेरे पास PDF फॉर्म में है। हाँ भाई भाई आरएस इससे ले मेरे पे भी है। PDF फॉर्म में है सर पूरी। यार अरे पीडीएफ भाई का पीडीएफ तुम्हें हर एक किताब की मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ से कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, पीडीएफ से कोई किताब कोई भी बच्चा होता है आपके फोन में, आप देखो कि कितनी पीडीएफ पड़ी हुई, आप कभी खोल के पढ़ते हो? अमन पढ़ता है सर। धरी की धरी रह जाती है। अमन का तो एग्जाम्पल मत ही दे तू, अमन तो बहुत कुछ करता है। ठीक है, सर पिछली बार सारे सर्कल के नोट्स फोन से पढ़े हैं। ठीक है, वो बहुत कुछ ऐसा कर लेता है जो तुम लोग नहीं कर सकते। उसकी मेरे को एक बात अच्छी लगी, वो कोई भी जब वेब सीरीज देखने लगता है ना, तो पूरी की पूरी वेब सीरीज एक ही बार में देख के निपटा देता है। सर हम भी यही करते हैं। तक देख, ठीक है, लेकिन पढ़ाई में 1 घंटा उसे कह दो कि ऑनलाइन पढ़ना है, तो वो 1 घंटा ऑनलाइन पढ़ नहीं सकता, लेकिन 5-6 घंटे ऑनलाइन फोन में सीरीज देख सकता है। ये टैलेंट है उसका। सर वैसे मिल नहीं जाएगी किसी पे बुक? बुक यार पूछना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को 2-3 बुक चाहिए सर। पे मिल जाती है, या फिर वहां चले जाओ, नई सड़क एक है आपको पता हो तो। सर वहां इतनी भाई दूर कौन जाएगा? ठीक है, 3-4 बच्चे नई ग्रुप सड़क बनाओ। दूर है सर। हाँ दूर तो यार अभी जाना ठीक भी नहीं है, मार्केट मिल जाएगी सर। ठीक है, नहीं वहां सर आप सस्ती मिल 10th में जाती है। बता रहे थे ना, क्या? आपने 10th में बताया था ना आपने कि सस्ती मिल जाती है उस बंदे पे। आपने सैंपल पेपर भी मंगाए थे। यार वो, हाँ वो मिलती है, लेकिन यार वो प्रदीप नहीं देगा, उसका पब्लिकेशन हाउस दूसरा है, शिवदास है वो, शिवदास। ठीक है, उस पर उसी की किताब अरे मिलेगी उसी। सर बालाजी पे मिल जाए। यार बालाजी पे मिल जाएगी, लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, बालाजी पे अगर किताब 1000 रुपए की मिलेगी ना, तो नई सड़क पे वही किताब 200 या 300 रुपए में मिल जाएगी। आई बात समझ? सर इतना डिफरेंस होता है? इतना डिफरेंस है, इतना भाई इन किताबों में इतना डिफरेंस है। तुम एक बार रेट पूछा ना बालाजी पे मनमीत, ठीक है? सर पेट्रोल भी तो जाएगा। पेट्रोल, हाँ, अब पेट्रोल कितने का चला जाएगा यार, एक बात बता। बस में 100 रुपए चलेंगे। का आना जाना हो जाएगा। बस में नहीं सर, चलेंगे। एक ही तो बुक लेनी है, वही तो। अरे 2 जनों की लेनी है, 2 डबल बुक हो गई तेरी और परवीन की। एक दो दोस्त और पूछ लेना। ठीक है, जितने ज्यादा लोगों की किताब लेनी होगी उतना ज्यादा फायदा हो जाएगा तुम्हें। मतलब बहुत डिफरेंस होता है, कहने का मतलब ये, एक बार तुम रेट पूछ के आना। बाकी मैं पूछता हूँ, जो अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे बेचनी होगी और जो 12th में होगा या फिर जो सीनियर होगा, तो उससे भी दिलवा सकता हूँ मैं तुम्हें किताब। ठीक है, पूछता हूँ मैं। मेरा तो एक दोस्त इतना बेवकूफ है सर एक मेरा दोस्त इतना हाँ बोलो। सर कल 6 बजे मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्या बात टाइम है? चेंज कर लो बस, कल का सर। चलो करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, मेरा एक दोस्त इतना बेवकूफ है, उसने कबाड़े में बेच दी प्रदीप, आज से 2 साल पहले। मेरे को इतना गुस्सा आया उस पर, मैंने कहा यार बता, जो किताब 1000 रुपए की है, वो किताब तूने 10-10 रुपए कौड़ियों के दाम बेच दी। किसी बच्चे को दे देता, पढ़ तो लेता हूँ। सर अगर सेकंड हैंड भी चली हाँ जाती तो? सेकंड हैंड, देखो ये मत सोचना फर्स्ट हैंड है सेकंड हैंड है। ठीक है, किताब चाहे फर्स्ट हैंड हो चाहे सेकंड हैंड हो, तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए। सेकंड हैंड ही लेना किताब, मेरे मानो तो। ठीक है, फर्स्ट हैंड लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वैसे आपकी 1400 रुपए की है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की मिला के शायद। सर ठीक है, और हाफ रेट पे वो केमिस्ट्री की 700-800। सिर्फ सर, मैंने इस साल हाँ पूछी बोलो। थी यही मई में, जून में सॉरी, 1200 रुपए की सिर्फ केमिस्ट्री की सर। लो 1200 रुपए की सिर्फ केमिस्ट्री की है।
इसका मतलब 2200-2400 रुपए मान लो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की मिला के, और सेकंड हैंड लोगे तो वही तुम्हें 1200 और 1100 में पड़ जाएगी। तो अब तुम देख लो तुम्हें फायदा किसमें, ठीक है। और इतना सर टाइम मुझे सर है नहीं कि एडमिशन तुम में दिला दिया 1000 रुपए में। सर वो एक बात बताऊं, तुम ऊपर ऊपर से ही पढ़ पाओगे उसे, इतना टाइम नहीं होता कि कोई भी बच्चा इतनी मोटी किताब चाट जाए। सर वो आपकी शिवदास भी पड़ी है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं यार, अभी किसी जरूरत नहीं है मुझे, जब जरूरत होगी मैं ले लूंगा तुमसे। सर मैं वैसे आऊंगा तो मैं दे दूंगा। हाँ दे देना। परसों ठीक पक्का है, ना सर? हाँ पक्का। 12 बजे। हाँ 12 से 2-3 बजे तक देखेंगे, जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब हमें पढ़ना था डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ना था, ठीक है। अब वो फंक्शन कैसे होते हैं, क्या कर सकते हैं उन फंक्शंस में। तो पहला जो आपका फंक्शन है आज जो हमें पढ़ना है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ना है कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है और उसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो f(x) है आपका आइडेंटिटी फंक्शन और वो बराबर होगा x। सर कहीं भी x लिखा है इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ अमन बोलो। सर क्या करवा रहे हो? भाई 2.3 का बेसिक करवा रहे हैं, फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं। चैप्टर 2 करवा रहे हो अभी भी? हाँ चैप्टर 2 करा रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। आपने कर रखा होगा शायद। सर हाँ कर रखा है मैंने। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे जो है हमारा, हमें आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ना है। सबसे पहले जो फंक्शन हमारा कहीं पे ऐसे लिखा है तो आप उसे क्या कहोगे कि आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आप x की वैल्यू डालोगे वही आपको y मिल जाएगा। जो भी x की वैल्यू डालो, x की जगह पे 5 डालोगे तो y 5 मिलेगा, ठीक है, या f(x) 5 मिल जाएगा। माइनस डालोगे तो वही -1 मिल जाएगा। और इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये ओरिजिन है, इससे ऐसे जाता है, इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, सबके बारे में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो बेसिक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। सर हाँ बोलो। सर इसमें जो x की डालेंगे वही y की डालनी पड़ेगी? नहीं, वो मिल जाएगा, बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। आप खुद सोचो, x की जगह पे अगर आप 5 डालोगे तो बाय डिफॉल्ट y भी तो 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन पे। और ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि देखो x जो है एक ही इमेज देगा। यहाँ पे x क्या हो गया, डोमेन का काम कर रहा है, और y जो है वो रेंज का काम कर रहा है। तो जो डोमेन डालोगे वही रेंज मिल रही है, और एक डोमेन की एक ही इमेज होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप x की वैल्यू 1 डालो और y आपको 3-4 मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाता, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि हर एक डोमेन की एलिमेंट के लिए, ठीक है, आपको एक ही क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को जितने भी मैं पढ़ाऊंगा फंक्शन, वो सब सेटिस्फाई कर। 1 मिनट रुक जाना भाई, 1 मिनट होल्ड करो। हेलो हाँ जी, हाँ हो गई। उन्होंने कुछ उन्होंने कहा कि बता देंगे, ठीक है। मतलब मैंने पढ़ा दिया और मैं आ गया, फिर बात की, उन्होंने कहा कि हम कॉल करके बता, ठीक है। आपसे बात की थी उनकी, हाँ तो आप एक बार फीडबैक ले लेना जैसा भी, ठीक है। यार मेरी कॉल नहीं लग रही क्या? मेरे फोन पे कॉल करना कोई एक बच्चा 92 वाले नंबर पे, एक बार बताना फोन पे कॉल लग रही है नहीं लग रही। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। यस सर। एक बार कॉल करके देखो। हाँ आ रही, रहने दो आ रही। इस बार यार मैंने गलत रिचार्ज कर लिया है, ठीक है। मैंने वो वाला रिचार्ज कर लिया वर्क फ्रॉम का। सिंपल सा मतलब ये है कि आपको ऐसे दे रखा होगा y = 5, कहीं भी ऐसे आपने देख लिया तो कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब इसमें जो वैल्यू है डोमेन फिक्स है कि डोमेन वही रहे,
डोमेन चेंज नहीं हो सकती। रेंज भी फिक्स है कि रेंज भी वही आएगी, ठीक है, जिसमें डोमेन और रेंज फिक्स हो एक तरीके से, कि एक ही नंबर है, वही डोमेन होगा और वही रेंज। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें रेंज क्या है, तो आप कहोगे 5 है, 5 के अलावा कोई रेंज हो नहीं सकती। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, की Constant. वैल्यू एक फिक्स, y की वैल्यू फिक्स है कि यही वैल्यू आ सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती, कि 5 ही वैल्यू। लेकिन अगर ऐसे होता तो y की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, जो x डालोगे वही y मिल जाएगा, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे सर different ये जो type- आपने नीचे इक्वेशन लिखी है हाँ उसमें y की वैल्यू डालेंगे तो अलग अलग x बन जाएंगे। हाँ, लेकिन वही आएगा ना, जो y की वैल्यू डालोगे, जैसे y 5 डालोगे तो x भी 5 ही आएगा, y 6 डालोगे sir. तो x भी 6 ही आएगा। डोमेन और रेंज हमेशा सेम आएगी, चाहे कुछ भी डाल दो। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें वैल्यू फिक्स होती है, उसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इनका यूज ना तो चैप्टर में है और ना ही लाइफ में। आप लोगों को मिटा दे, बस पढ़ना है आपको, एग्जाम में आएगा इसलिए। अगला हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, जो ये हमने पढ़ा है ना पॉलिनोमियल, ये सब एक तरीके के फंक्शन ही है। अगला आता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि आपका कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है। तुम लैपटॉप से पढ़ते हो प्रियांशु? यस सर। अच्छा, सर ये पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या डिफरेंस है? देखो, जो ये इक्वेशन है और जो पॉलिनोमियल है, उनमें अंतर क्या होता है? जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें इक्वल टू 0 लगा होता है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, अगर मैं ये हटा दूं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे लगा दूं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही अंतर होता है बस इक्वेशन और पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बस ये देखना है आपका कि पॉलिनोमियल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? ये अगर कभी ऐसा लिखा है एक्स की पावर या वेरिएबल की पावर जो है आपकी होल नंबर में कहीं पे लिखा, तो वो सब जितने भी होंगे वो आपके पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉलिनोमियल है, तो आपका जवाब होगा नहीं, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में नहीं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन में भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, आप कहीं सोचो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे हो सकता है? जो पॉलिनोमियल होगा वही पॉलिनोमियल फंक्शन भी होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? ये जो है ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे मैं अगर ऐसे लिख लूं तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में नहीं, और अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपसे बोलेगा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है और 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये। हाँ बोलो। सर जब हम पिछली क्लास में अल्फा और बीटा डालते थे हाँ तब भी तो ऐसी इक्वेशंस बनती थी। हाँ, इक्वेशंस बनती थी, तो उसमें बेटा वो पॉलिनोमियल होता था। ठीक है, और इक्वेशन जो बनती थी वो इक्वेशन नहीं बनती थी, वहां पे हम जीरोस निकालते थे। जीरोस का मतलब क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल होता है ना, वहां पे एक्स की एक ऐसी वैल्यू होती है जो यहाँ पे डालने पे इसे 0 के बराबर कर देगी, तो उसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते थे। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से यहाँ पे एक्स की एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे हम पुट करें तो सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा, उसे क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वो अभी है नहीं इसमें, मतलब वो हमने सर बनाते भी तो थे। मतलब क्या बनाते थे? सर नहीं वो फॉर्मूला नहीं था, अल्फा बीटा डाल के पूरा बना देते हाँ, पॉलिनोमियल। वो ऐसा होता था कि आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा होता था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होता था, तो आपसे पॉलिनोमियल पूछता था। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, ये था एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो ये तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए है बेटा।
ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको 3 ऑप्शन दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो आप जवाब दोगे कि ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अगर मैं ये फंक्शन आपको ना बताऊं तो देखो आगे का काम सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर आपको यही नहीं पता होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन किसे कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों फंक्शन में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है कि इनमें से पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा है, ठीक है, इनमें से आपका कांस्टेंट फंक्शन कौन सा है, और इनमें से आपका जो एक फंक्शन है वो वाला कौन सा है आपका, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा है। समझ आया इतना? यस सर। सर एक बार Yes, फिर sir. से बता देना। क्या बताऊं फिर से भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन? हाँ सर, ये वाला कैसे आया, थर्ड वाला ऑप्शन? थर्ड वाला क्योंकि ये पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में नहीं, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं, बट यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, तो इसलिए ये वाला जो फंक्शन होगा ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अगर पॉलिनोमियल पहचान लोगे तो आपका वही पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। इसमें से देख लो पॉलिनोमियल कौन सा, तो पॉलिनोमियल केवल ये है, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। आई बात समझ? यस सर। चलो अब हम आते हैं रेशनल फंक्शन पे। चौथा है हमारा कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो रेशनल फंक्शन क्या होता है, कहीं पे ऐसे लिखा है एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स भी आपका कोई पॉलिनोमियल है और जी एक्स भी आपका कोई पॉलिनोमियल है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि रेशनल फंक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये लिखूं एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 लिखा है और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, मैं पूछूं क्या ये फंक्शन है, तो आपका जवाब होगा हाँ है। मैं पूछूंगा कौन सा फंक्शन है, तो आपका जवाब होगा रेशनल। ठीक है, मतलब ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल है, नीचे भी कोई पॉलिनोमियल है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे हम कि वो जो हमारा फंक्शन है वो आपका रेशनल फंक्शन है। आई बात समझ? Yes, sir. ठीक है, बस फंक्शन ध्यान सर- रखो कि किस फंक्शन सर का जो क्या पी नाम है। बाय क्यू की फॉर्म में होगा। हाँ, पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, लेकिन दोनों आपके पॉलिनोमियल हो। यहाँ पे ये पूरा भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो भी फंक्शन कहलाएगा। अब ये मत कह देना कि ये आपका रेशनल फंक्शन है, कहीं पे ऐसे लिखा है तो ये आपका कौन सा फंक्शन है, अगर ऐसे कोई कुछ लिखा है तो। ये पी बाय क्यू की फॉर्म। हाँ भाई बोलो, चले आगे तो। सर एक बार फिर से बता देना, Yes, नेटवर्क sir. डिस्टर्ब हो गया था। यार देखो भाई, रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी एफ एक्स अपॉन में जी एक्स की फॉर्म में नहीं लिखा सर, हो ये नहीं, ये उसे तो हम हो गया। रेशनल फंक्शन कहेंगे। ये ठीक है, ये तो आप समझा गया। फिर क्या बोल रहे हो? सर आपने वो एफ एक्स इक्वल टू 5/7 दिया था ना, वो। हाँ भाई, मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू 5/7। क्या ये जो इधर नंबर लिखा है कांस्टेंट है पूरा का पूरा? ये सर, ये तो कांस्टेंट है ये नंबर। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो फिर इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी नहीं, कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है 1 में x, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारा रेशनल फंक्शन। कहने का मतलब मैंने ये बताया कि अगर p बाय q की फॉर्म में लिखा है तो किसी एक का वेरिएबल में होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 5, और मैं आपसे पूछूं ये कौन सा फंक्शन है, तो ये आप क्या कहोगे कि ये रेशनल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे लिख दूं मैं एक्स की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर,
तो ये भी कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन, जिसमें दोनों ही आपके क्या हो, पॉलिनोमियल हो, और अगर ऊपर वाला पॉलिनोमियल नहीं है तो नीचे वाला तो पॉलिनोमियल हो ही हो। आई बात समझ? हाँ प्रियांशु, यस सर, गया समझ। आगे चलो, आगे चलते हैं। अगला है हमारा मॉडुलस फंक्शन, जो है 5वां। ठीक है, जो है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि कहीं पे अगर ऐसे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अब मोड एक्स का मतलब क्या होता है? जहां पे भी मॉड लगा होता है उसका मतलब होता है कि जो भी चीजें आपकी वो पॉजिटिव ही रहेगी। अब पॉजिटिव ही रहेगी उसका मतलब क्या है? चाहे अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे -5 डालूंगा तो मोड क्या करेगा इसे? मोड इसे +5 कर देगा। अगर मैं एक्स की जगह पे +5 डालूंगा तो भी मोड इसे प्लस का ही रहने देगा। मतलब जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव की ही वैल्यू आएगी, ठीक है, कभी भी नेगेटिव की वैल्यू नहीं आ सकती। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहा जाता है? मॉडुलस फंक्शन कहा जाता है। इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आपका y है। देखो अगर इसे मैं y मान लूं तो y इक्वल टू मोड x आ जाएगा। इसका मतलब y कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, y कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। और नेगेटिव नहीं आ सकता तो देखो ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, दोनों तरफ ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव रहेगा। ये जो आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू मोड x। ठीक है, आई बात समझ? यस सर। ठीक है, अब देखो कई जगह सर मोड x को ना ऐसे लिख दिया जाता है। सर बोलो सर ये मॉड्यूलस फंक्शन बता दो। भाई। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखोगे वो वैल्यू पॉजिटिव की हो जाएगी, चाहे वो वैल्यू नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। अगर वो वैल्यू नेगेटिव की है, जैसे मैंने आपसे कहा कि x की जगह पे अगर -5 तो y निकालो, तो आप क्या करोगे? x की जगह पे मोड में 5 डालोगे इसमें। ये पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हो तो मोड क्या करेगा? इसे पॉजिटिव कर, तो y की वैल्यू पॉजिटिव की 5 आएगी। ठीक है, मोड की वजह से क्या होता है? मोड की वजह से जो भी वैल्यू नेगेटिव की है वो पॉजिटिव की हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव की पहले से भी हो तो भी वो वैल्यू पॉजिटिव की ही रहेगी। ठीक है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो मोड की कोई जरूरत नहीं है, मोड वैसे ही सर रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो मोड उसे पॉजिटिव कर देगा। हाँ भाई बोलो। सर वो सुनने में आया था कि माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है। हाँ वो इसलिए होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं वही बताने वाला था कि अगर मोड x है तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है कि उसकी दो वैल्यू है, एक वैल्यू है उसकी केवल x, और x वैल्यू कब है? जब x की वैल्यू 0 से बढ़ी। आप मुझे खुद सोच के बताओ कि अगर x पॉजिटिव का है तो क्या कोई मोड की जरूरत है? मैं उसे सिंपल x भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव में यस तो सर। मोड का कोई यूज ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमारी वैल्यू माइनस में है तो फिर मैं मोड x को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का x। ठीक है, उससे क्या होगा? देखो क्या होगा उससे। अगर वैल्यू मैं कहता हूँ कि x की जगह पे -3 ले, आप वो वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो माइनस पहले से और -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +3। ठीक है, तो वैल्यू तो जब भी पॉजिटिव हो गई। और मोड का काम क्या है? मोड का काम भी तो यही है कि हम मोड क्या करेगा? वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो मोड को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, कि मोड की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक प्लस का x और एक माइनस का x। प्लस का x हम जब लेंगे जब x हमारा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और माइनस का x हम जब लेंगे जब x हमारा 0 से छोटा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप ये ध्यान रखो कि मोड में क्या है, चीज को पॉजिटिव होना, चाहे वो नेगेटिव की हो चाहे पॉजिटिव की हो, वो पॉजिटिव की ही रहेगी। आई बात समझ? सर ये ऐसे क्वेश्चन आप कराओगे ना? हाँ ये क्वेश्चन एक्स करेंगे। वाला नहीं समझ आया। एक्स वाला समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया भाई? सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। ये जो यहाँ पे लिखा है ये? यस सर। अच्छा एक बात बता मुझे, एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है मोड एक्स, एक बार मैं एक्स की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, एक बार मैं एक्स की वैल्यू -3 ले रहा हूँ। आंसर क्या आएगा दोनों जगह से? सर एक्स आएगा।
x नहीं आएगा, 3 आएगा। x की जगह पे 3 रख दिया ना, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे तो भी 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जरूरत थी मोड की, अगर मोड नहीं भी होता तो आंसर तो 3 ही आता, लेकिन यहाँ पे जरूरत थी भाई मोड की। मोड की क्यों जरूरत थी? क्योंकि यहाँ पे मोड ने क्या किया, आगे एक और माइनस लगा दिया, जो वैल्यू थी वो माइनस की खुद थी, और मोड ने क्या काम किया, आगे एक और माइनस लगा दिया, तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए 3 आया। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि मोड क्या काम करता है, जब पॉजिटिव होता है तो वो कोई काम नहीं करता, लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव की होती है तो मोड अपने आगे एक माइनस लगा देता है। तो मोड ने क्या किया, अपने आगे एक माइनस लगा दिया, वैल्यू भी माइनस की थी, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो वही चीज यहाँ पे समझाई गई कि मोड एक्स की 2 वैल्यू होगी, एक एक्स और एक माइनस एक्स। एक्स कब होगी, जब एक्स आपका पॉजिटिव का है, 0 से बड़ा है, और माइनस एक्स जब होगी जब आपका एक्स 0 से छोटा है। ये 2 केस मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ पे एक्स आपका 0 से बड़ा था, यहाँ पे एक्स आपका 0 से छोटा था। तो क्या क्या हुआ, समझ आया? यस सर। अब आ गया समझ, अब कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, एक चीज और देख लो, जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होता है और इसका ग्राफ कैसा है। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे एग्जाम में कुछ नहीं आता। ठीक है, जो मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, ये टाइप ऑफ फंक्शन, कि किस किस तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, एग्जाम से इसका कोई रिलेशन ही नहीं, बहुत कम पूछता है। जब पूछ सकता है जब डीपली आपका एग्जाम आ जाए। ठीक है, वरना मैंने तो आज तक इसका कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आता है ज्यादातर इस एक्सरसाइज। सर ये 1 मार्क्स में आ सकता है ना? हाँ, एक नंबर में ग्राफ पूछ सकता है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ये फंक्शन कौन सा है, इसकी वजह से टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि स्किप कर दूं, ये टॉपिक बाद में पढ़ा दूं, बट कोई बात नहीं, अब देख लूं। यहाँ पे अब अगला है हमारा जो छठा है, इसमें तो 7वां दे रखा है, 7वां दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है? ठीक है, ये समझो, इसका जो सिंबल होता है भाई, इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे इसका सिंबल होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 3/2 लिखते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी fx इक्वल टू 3.2। और मैं आपसे पूछूंगा कि इस वैल्यू से छोटा इंटीजर क्या होगा, तो आपका क्या जवाब होगा? इससे छोटा इंटीजर क्या है? 3। तो इसका आंसर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू लिखी है उससे छोटा आपको इंटीजर देखना है कौन सा, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं x की जगह पे 3.3, और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपका जवाब क्या होगा? 3.3 से छोटा इंटीजर कौन सा है जो सबसे पास हो? 3। तो इसका आंसर भी 3 है। आप यहाँ पे चाहे कुछ भी लिख लो, 3.999 लिख लो तो भी आंसर 3 आएगा। यहाँ पे चाहे 3.001 लिख लो तो भी आंसर 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखना होता है कि जो भी नंबर लिखा है उससे छोटा इंटीजर कौन सा है जो सबसे पास है। तो सबसे पास जो है इनके इंटीजर वो है आपका 3, तो इसलिए 3 आंसर आएगा। ये मतलब होता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का। अगर मैं आपसे नेगेटिव में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नेगेटिव में अगर मैं बोलूं x की वैल्यू -5.2 है और आपसे कहूं कि इसमें ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन लिखा है तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, सोच के बता। सर 5 माइनस का। वेरी गुड मनमीत, गलत जवाब है आपका। सर आपने क्वेश्चन क्या बताया, एक बार रिपीट कर सर 6। हाँ, माइनस का हो। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर चाहिए था भाई, -5.2 से छोटा इंटीजर। आप कह रहे हो -5 है, तो -5 तो इससे बड़ा है। माइनस में जितना नंबर छोटा लिखा है वो बड़ा होता है, और जितना नंबर बड़ा लिखा है उतना छोटा होता है। तो इससे छोटा इंटीजर चाहिए तो माइनस का 6 होगा। अगर मैं आपसे कहता ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर ये लिखा तो आपका जवाब होता कि -5 आंसर है। ठीक है, क्योंकि माइनस में आपको इससे छोटा नंबर देखना है, इससे छोटा इंटीजर क्या है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 आंसर होगा। बताओ समझ आया या नहीं आया?
आगे सर समझ। आ गया ना। अब इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं fx को y मान लूं और यहाँ पे मोड ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में x है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखना है। मिटा दें? यस सर। चलो 2 मिनट। चलो भाई लिख लो, माइनस का अपनी तरफ से लिख लेना, समझ तो गए हो। ठीक है, देखो आपको पता है कि अगर मैं कोई भी वैल्यू, क्या नाम है, 1 से लेके 2 के बीच में लूं कोई भी वैल्यू, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या आता है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आपका 1 ही आता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता कि मैंने 1.1 लिया तो आप कहते 1 आंसर है, मैं कहता 1.9 लिया तो आप कहते 1 आंसर है, मैं कहता आपका 1.999 लिया तो आप कहते 1 आंसर। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू ले लो आप 1 से लेके 2 के बीच, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा, 2 को छोड़ के। तो 2 आपका यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे सर्कल लगाया और यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू ली तो 1 पे आना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे 1 के नीचे मैंने लाइन खींची, मतलब 2 को छोड़ के 2 और 1 के बीच में जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है उसको वो आपको 1 आंसर देगी, तो ये 1 तक आंसर आ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 3 और 2 के बीच में, तो 3 और 2 के बीच में यहाँ पे आप सर्कल लगाओगे और ये लाइन डार्क कर दो, ये आ जाएगा। और 4 यहाँ पे है तो 4 ऐसे, ये आंसर आएगा। तो ऐसे इसका ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, और माइनस में कैसे? -1 से लेके यहां तक। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है याद कर लो कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, समझा दिया है मैंने कैसे बनेगा। आई बात समझ? यस सर आ गई। चलो आज भाई इतना ही करेंगे, ये हमारा फंक्शन टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि फंक्शन को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। और 2.3 बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।